नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक अहम जानकारी के साथ करेंगे, जहां बसपा के कई बड़े नेता सपा में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बीजेपी के नेता भी सपा में शामिल हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइनिंग कराई है। कई दलों के नेताओं ने सपा की सदस्यता ली है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बसपा के कई बड़े नेता सपा में शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता भी सपा को ज्वाइन करते हुए नजर आए हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी नेताओं को ज्वाइन करवाया है पार्टी में। पार्टी की सदस्यता इन सभी नेताओं को दिलवाई है। कई बड़े दल हैं जिनके नेता सपा में शामिल होते हुए नजर आए हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर कई नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ करके सपा का दामन थाम लिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से पंचायत चुनाव नजदीक है, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, क्या माना जाए कितना बड़ा झटका दोनों पार्टियों को, चाहे बसपा की बात करें या बीजेपी की बात करें? देखिए, निश्चित तौर पर झटका माना जाएगा कीर्ति। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सक्रिय हैं। खास तौर पर पूर्वांचल में अपनी पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत करने में लगे हुए हैं। और आज इसी कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। इसमें से कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ वरिष्ठ लीडर हैं और सैकड़ों अपने साथियों के साथ इन सब नेताओं ने समाजवादी पार्टी को आज ज्वाइन किया है। इसमें कुछ बीजेपी के हैं और कुछ बसपा के रहे हैं। अखिलेश यादव की सीधी सी कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि अखिलेश यादव का जनाधार 2017 के पहले अच्छा रहा था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर रही है और इस बार सीधा सा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है, लिहाजा अखिलेश यादव खासा फोकस कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और इसके साथ ही मुकदमा वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेरा है और योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश के सीएम चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और बंगाल का दौरा कर रहे हैं। जी, फिलहाल अनूप तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जिस तरह से आपको एक और अहम जानकारी पहुंचाएंगे, जो कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। सपा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया है। तो अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए सपा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए बढ़ रहे थे, उनको पुलिस की तरफ से रोका गया है, उनके कार्यकर्ताओं को। साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे पीएनजी सीएनजी के दाम हो, चाहे अलग अलग चीजों के दाम हो, उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका लगातार प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। उसी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो टल गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले में कल सुनवाई होगी। यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा या नहीं, इस पर सुनवाई होनी थी। पंजाब से यूपी वापस भेजने पर ये फैसला होना है। तो अहम जानकारी, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी आज, वो सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है। यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के कल सुनवाई होगी। यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी सौंपा जाएगा या नहीं सौंपा जाएगा, ये कल जिस तरह से सुनवाई होगी उसमें ये फैसला निकल करके सामने आएगा। तो लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या पंजाब सरकार की तरफ से यूपी को अब मुख्तार अंसारी सौंप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर के आज सुनवाई होनी थी, जो कि फिलहाल के लिए टल गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए निशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। निशांत, जिस तरह से लगातार पंजाब सरकार पर ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि लगातार पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कर रही है, लगातार नाक का सवाल जो है वो दोनों सरकारों के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए, सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से आमने सामने है और दोनों ही तरफ अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो दोनों ही तरफ जो दिग्गज लॉयर हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी तो मुख्तार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा और दोनों तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर बात की जाए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तो उनका कहना है कि मुख्तार इतने छोटे आदमी हैं जिनको बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी से इनके पीछे खड़ी है। तुषार मेहता की बातें सुनकर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर मैं इतना ताकतवर हूं, यानी कि मुख्तार अंसारी अगर इतने ताकतवर हैं तो उनको सीएम बना दिया जाए। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब में एक मुकदमा दाखिल किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक बिल्डर से सुपारी मांगी है, जिसके बाद से ये लगा था कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी पर कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन उसके बाद कहा यह जाने लगा मुख्तार अंसारी जब यूपी से निकलकर पंजाब पहुंचे तो उनको जेल में जो है पूरी तरीके से ऐश करने का मौका दिया जा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो लंबित मामले हैं उनके लिए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाना चाह रही थी। तो निशांत, कल जिस तरह से सुनवाई होगी तो यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाएंगी जिसको लेकर के ये माना जाए कि योगी सरकार जो है वो उनको यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी सौंप दिया जाए? देखिए, सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है और अगले वर्ष चुनाव है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी तरीके से ये चाहिए कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आए और जो तमाम मामले हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि जो उन पर मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों का हवाला देकर कल उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सुप्रीम होगा। जी, फिलहाल निशांत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों के हौसले बदस्तूर बुलंद है। गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित रविंद्र पल्ली कॉलोनी का है, जहां वीवीआईपी इलाके में डकैती की बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद अपराधी मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 बाइक सवार बदमाश कुरियर कंपनी पहुंचे। यहां इन बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर असले के बल पर डकैती की। इस दौरान लाखों रुपए की कैश के साथ साथ वहां रखा हुआ सामान डकैत ले गए। जब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया और तुरंत घटनास्थल पर 4-5 थानों की फोर्स के साथ साथ क्राइम ब्रांच और जेसीबी क्राइम नीलाजवा चौधरी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। थाना गाजीपुर क्षेत्र के एचएल चौकी में रविंद्र पल्ली नाम जगह पर एक एक्सप्रेस बीज नाम की कुरियर कंपनी है, जहां पर उनके 3 एम्प्लॉइज लेट नाइट काम कर रहे थे। तो 6 आदमी 2 बाइक पे 3-3 करके आए और उसमें से 5 अंदर गया है और 1 बाहर था। उन लोगों ने इनके साथ लूटपाट की है, उनका कैश लिया है, यूपीएस ले गए हैं और कुछ जो इंटरनेट का कनेक्शन का था उसको भी लेकर के गए हैं ये, और बाद में इनको बाथरूम में बंद कर दिया और वो 6 निकल गए यहाँ से। इस संबंध में उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था, उसके बावजूद भी लगातार घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर गाजीपुर थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस समय हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर देर रात लगभग 6 बदमाश पहुंचे थे जो हथियारों से लैस थे। उसके बाद इसमें एंट्री किए और लगभग आधे घंटे तक अंदर के कर्मचारियों को बाथरूम में बंधक बनाने के बाद घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है लगभग 4 लाख की कैश और उसके साथ ही साथ तमाम जो सामान था उस पर हाथ साफ कर दिया है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके बाद भी लखनऊ में लगातार डकैती की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते चिन्हट और विभूति खंड में भी डकैतों ने घटना को अंजाम देने के बाद लखनऊ की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे।
उसके बाद अभी बीते 2 दिन पहले लखनऊ के पौस इलाके में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था, जहां पर करोड़ों के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 दिन बाद ही पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया, लेकिन यहां से भी पुलिस को तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तमाम ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिस पर पुलिस वर्क कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजधानी लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस पर सवालिया निशान लगना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाती है कि लगातार लखनऊ पुलिस सड़कों पर निकलकर काम कर रही है, उसके बावजूद भी आखिरकार ये बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद कैसे लखनऊ से दूसरे जिले फरार हो जाते हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस डकैती की घटना को पुलिस कब तक वर्कआउट करती है और इसके पीछे जो 6 लोग थे वो कौन है और उनको सलाखों के पीछे कब तक भेजा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ अली, जेके न्यूज चैनल लखनऊ। अमेठी में इंटरकास्ट विवाह रचाना एक युवक को महंगा पड़ गया। पूरा मामला हथिया कला गांव का है, जहां सुधीर श्रीवास्तव नाम का एक युवक घर लौट रहा था। इस दौरान युवक के ससुराल वालों ने गोली से भूनकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल 6 साल बाद बदले की आग में सुलग रहे लड़की के परिवार वालों ने देर शाम पहले युवक को दौड़ा कर हॉकी की डंडों से पीटा, फिर गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद जिले की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं एक मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया, जिससे परिवार में कोहराम मचा है। दूसरी अदर कास्ट में शादी किए थे, उन्हीं सब कारणों से बदले की भावना में ये उनको मार दिया गया। आए दिन धमकी भी धमकी भी दी जाती थी साहब। तो ये कहाँ गए थे और कैसे इनको? ये सर कोई वो अमेठी से जा रहे थे घर, और पहले इनको एक्सीडेंट करके गिराया गया, उसके बाद दौड़ा के मारे हैं हॉकी से, उसके बाद फिर गोली मार दी। वो भाग रहे थे लेकिन उसके बाद फिर गोली मार दिए साहब। और सर हमको सर ये सरकार मुख्यमंत्री महोदय से हम चाहेंगे कि ये एकदम निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, पूरी तरह से पूरी एकदम निष्पक्ष जांच हो। ये लव मैरिज किया था मडौली गांव में, पंडित की लड़की थी, उसी में है, वो बदले की भावना में सब किया गया है। और 2-4 बार धमकी भी दिए थे, वही है। तो किससे शादी हुई थी, कौन लोग थे? वो मडौली के एक हैं, नाम क्या है? आशीष की बहन से। आशीष और ये कुलदीप, ये सब हैं, मिश्रा हैं, उनकी बहन थी। अरे हो गया 4-5 साल, 6 साल की बिटिया भी है। और ये सब रिटायर हुए हैं उसके बाप ना, वो पैसा वैसा ले दे के अपना सब करे हैं, सब करवाए हैं। कहाँ घटना घटी है? ये हथकिला में। कैसे मारा गया है? पहले हाथी से एक्सीडेंट करके गिराए हैं, उसके बाद मारे हैं, गोली भी मार दी बाद में। तिवारीपुर गांव के पास से जा रहा था, तभी आशीष मिश्रा और एक अन्य व्यक्ति अज्ञात ने आकर के उनको पिटाई की, फिर गोली मार दी, जिसको उसने CSC अस्पताल अमेठी में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। भैया हत्या का मोटिव क्या था? हत्या के संबंध में यह पता चला है और उसने लिखाया भी है कि कामता प्रसाद मिश्र की बेटी लक्ष्मी है, उससे मृतक ने प्रेम विवाह किया हुआ था। इससे उसके घर वाले उससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने घटना का अंजाम दिया है। देवरिया जिले की साइबर सेल की टीम ने फर्जी वीजा देकर ठगी करने वाले ठगों का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देकर ठगी करता था। पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से ठगी के बरामद 57,000 रुपए, 4 फर्जी वीजा और 4 फर्जी जॉब ऑफर लेटर बरामद किए गए हैं। टीम ने इनमें अपने मुखबिर के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी किया। रवि प्रताप चौरसिया इनका नाम है, और इनके पास से जो सामान मिला है वो एक लोग का जो बरामद इनका पैसा मिला है, जिससे ठगी किया है, तो 57,000 रुपया मिला है, और 2 फर्जी वीजा मिला है जो 4 अदद है, और 3 फर्जी जॉब ऑफर लेटर 4 अदद मिले हैं। इस तरह से करके और इनको कल ही गिरफ्तार किया गया था 28 में, और आज उनको कार्रवाई के बाद उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बुलंदशहर में कोतवाली नगर क्षेत्र में सिगरेट की डिब्बी चुराने पर हंगामा खड़ा हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें एक को गोली लग गई, जबकि लाठी डंडों से हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए।
गोली चलने की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष अस्पताल में भर्ती हैं। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमीरपुर जिले में आशा बहू की ई रिक्शा से दबकर मौत से हड़कंप मच गया। आशा बहू संचारी रोग की मीटिंग करके निकली थी। आशा बहू की मौत के बाद साथ ही आशा बहुओं ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया और कई घंटों के प्रदर्शन और जाम के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आशा बहुओं की मांग है कि मृत आशा बहू के परिवार को 10 लाख और सरकारी नौकरी दी जाए, जबकि जिला प्रशासन नियम अनुसार सहायता देने की बात कर रहा है। वो ड्यूटी करके जा रही थी यहाँ से, वो वहाँ से एक वो टेम्पो वाला आया और दरवाजे ला दे था रिक्शा वाला, उसने आके और दारू पी के इनके ऊपर पलटा दिया और ये ड्यूटी करके घर जा रही थी। यहीं से मीटिंग थी और पैदल जा रही थी, वो कोई साधन भी नहीं था। क्या मांगे हैं? मांगे हैं 15 लाख रुपया, ये लड़की को सरकारी नौकरी दो और इनके लिए कुछ रहने के लिए नहीं है तो इनके लिए कॉलोनी दो। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही, मैं तो कुछ नहीं कर रही। कर दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंद किया गया सर, नहीं बंद इसलिए किया गया है, आप सुनिए कि ये लोग कानून को हाथ में लेने जा रहे थे, सड़क जाम करना चाह रहे थे, तो इनको मना किया गया कि भाई आप बाहर नहीं जाएंगे, आप बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं, आप भी बैठिए। तो किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, ठीक सर। सर जी, ये हादसा हुआ था जब करीब 12:30 बजा था दोपहर का, जब हम लोग जा रहे थे। 12:30 बजे की घटना से लेके कम से कम अभी 6 बज गया। 6 बजे तक यहाँ सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही रहा है, ना तो यहाँ सीएमओ साहब आए ना डीएम साहब आए। और हमने जब भी यहाँ से मिट्टी निकालने की कोशिश की तब भी यहाँ गेट में ताला पड़ा रहा और ताला जब वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी आई तो ताला खोला गया है, नहीं तो ताला बंद पड़ा रहा। अभी भी जो ये मीडिया वाले आए थे उन्होंने भी देखा है कि ताला पड़ा है, इनके सामने ही अभी ताला खोला गया है। ठीक है, हाँ, हम लोग दरवाजे के पास ही बैठे रहे हैं। गोंडा जिले में खून के अवैध कारोबार का राजफाश हुआ है। औषधि विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी की और पैसे लेकर मरीजों को खून देने के मामले में 5 लोगों को पकड़ लिया है। मामले में 13 नामजद समेत बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ओम प्रकाश ने दुखहरण नाथ मंदिर के पास स्थित SCPM हॉस्पिटल में छापेमारी की। साल भर के बाद आखिरकार प्राथमिक स्कूलों में रौनक लौट आई है। कल से प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। क्लास से 1 से लेकर के 5 तक के स्कूलों में रौनक लौटी। कोरोना के कारण तकरीबन 1 साल तक घरों में रहकर बच्चे आखिरकार स्कूल में अपने साथियों के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी कर रहे हैं। ऐसे में 1 साल तक घरों में कैद रहे बच्चे स्कूल खुलने को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मथुरा के वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र में हरिदास साधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट की ओर से साधु संतों तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। साधु संतों को भोजन की आपूर्ति के लिए यहां रोटी तैयार करने के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो 1 घंटे में 2000 रोटी तैयार कर रही हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय गौ सेवा समिति ने इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए 56 भोग का आयोजन किया और निरंतर गौ माता के साथ यमुना महारानी की आरती भी गाते हुए नजर आए। निरंतर यहाँ हजारों लोगों की यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर सुबह प्रातः से 12 भोग, फिर राजभोग और फिर प्यारों की व्यवस्था रात्रि 9-10 बजे तक चलाई जाती है। लगभग 10 से 12 हजार लोगों को लिए यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। महाराज जी का विशेष संदेश और आदेश है कि नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा, भूखे को रोटी और कोई रहने के लिए जगह ना मिले, श्री राधा प्रसाद नगर में आके वो रहे। ऐसी यहाँ व्यवस्था रखी गई है और निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। और सुंदर प्रसाद, आज हमारे यहाँ 2 मशीनें लगाई गई हैं रोटियों के लिए। उनमें लगभग 1 घंटे में एक मशीन 1000 रोटी निकाल के देती है। गोरखपुर में साइबर जालसाजी के मामले में समय से सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। साइबर सेल की टीम ने शिकायत की जांच करके पीड़ित के अकाउंट से पूरी रकम की वापसी करा दी है। दरअसल शाहपुर एरिया बीएसएफ जवान ने 18 फरवरी को अकाउंट से रुपए निकलने की सूचना पुलिस को दी थी। बताया गया कि वो अपनी मां को रुपए भेज रहे थे, लेकिन पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। उन्होंने फोन पे के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, तभी साइबर क्रिमिनल की तरफ से जारी नंबर उसे मिल गया।
कॉल करने पर जालसाजों ने जवान के अकाउंट से नकदी का ट्रांजैक्शन कर लिया। इसकी जानकारी होने पर जवान ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई करते हुए टीम ने रुपए की वापसी करा दी है। रुपए लौटाए जाने पर पीड़ित ने एसपी क्राइम ब्रांच और साइबर सेल के लोगों का आभार जताया। पे किया तो इनके लिए जो कोड बताए जा रहे थे कि इतने का इतना करो, ये हमारा कोड है, रेफरेंस कोड है, तो इस प्रकार इनके 52,615 रुपए कट गए। तो इन्होंने यहाँ साइबर से, ये 16 तारीख को पैसे कटे थे, इन्होंने 17 तारीख को आके कंप्लेन की। तो फिर हमारी साइबर क्राइम की टीम, जिसमें कि उप निरीक्षक हमारे ये महेश चौबे और इनकी टीम शशि शंकर राय और शशिकांत जायसवाल, इन लोगों ने इस पर काम किया और इनके पूरे पैसे 52,670 रुपये इनके वापस कराए। तो उससे प्रसन्न होकर ये यहाँ पे साइबर क्राइम की टीम के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए। तो फिर बिजी आने लगा, तो इस तरह से मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर मैंने तुरंत आनंद फानन में अपने एक भाई हमारे एम्स में ओपीडी इंचार्ज हैं, तो उनको भाई को बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गया हमारे साथ। तो भाई जो है तुरंत आए, साहब को सूचना दिया, हमने एप्लीकेशन दिया, साहब जो है तुरंत साइबर सेल वाले को बताए और साइबर सेल वाले ने तुरंत कार्रवाई करके हमारे टोटल पैसे 52,617 रुपये वापस करवा दिए, जिसके लिए मैं साहब का और जो साइबर सेल वाले कर्मी हैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। नोएडा में खोड़ा इलाके के लोगों को पानी की बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता हैदर अली ने खोड़ा इलाके के लोगों के बुनियादी मुद्दों को लेकर नोएडा नगर पालिका परिषद के ईओ के भड़ाना से खास बातचीत की है। नगर पालिका परिषद हम खोड़ा में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भड़ाना मौजूद हैं। सीधा बात करेंगे खोड़ा के आसपास इलाकों में लोगों की बहुत परेशानियां हैं उनको लेकर, और नगर पालिका परिषद आने वाले समय में क्या खोड़ा वासियों के लिए काम कर रही है। सर, पहला सवाल, लोग आसपास के जो हैं खोड़ा के पानी को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो उसके लिए नगर पालिका परिषद की आगे को क्या तैयारी है, किस तरह से उनको सहूलियत मिलेगी? जो पानी का इश्यू है वो रिलेटेड है कि चूंकि जो नीचे का ग्राउंड वाटर है वो बहुत कंटामिनेटेड है, वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित जल है नीचे का। तो इसके लिए शासन के द्वारा ये सुझाव मांगा गया था जल निगम गाजियाबाद से कि भाई ये जो कंटामिनेटेड वाटर है इसकी रिमूवल के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने गंगा जल सुझाया था। अब गंगा जल का जो प्लांट है सिद्धार्थ विहार में लगा हुआ है और वहाँ 100 क्यूसेक गंगा जल जो है उपलब्ध है, जिस 100 क्यूसेक गंगा जल में से 80 क्यूसेक गंगा जल जो है नोएडा विकास प्राधिकरण के पास है, 20 क्यूसेक गाजियाबाद नगर निगम और जीडीए के पास है। तो जो नगर निगम और जीडीए के पास उपलब्ध पानी है उसमें ऐसा कोई अवशेष पानी नहीं है जो हमें उपलब्ध कराया जा सके। तो हमारे पास जो पानी उपलब्ध है वो पानी उपलब्ध है हमारे पास जो नोएडा वाला है 80 क्यूसेक। क्योंकि जो नोएडा के पास पानी है वो अपनी पूरी जो उनको अलॉटेड पानी है वो पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें से करीबन 40 क्यूसेक पानी उनके पास सरप्लस है। तो उसी में से हमने 20 क्यूसेक पानी की मांग की थी। तो चूँकि प्रकरण अभी ये शासन में विचाराधीन है और इसके लिए एक कमेटी शासन द्वारा गठित की गई है कि भाई ये जो गंगा जल है ये इनको 20 क्यूसेक दिया जाए ताकि ये योजना आगे कार्यान्वित हो सके। तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, एनओसी प्राप्त होते ही पानी की व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ के लोगों का, और चूंकि आप अब लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं, हाउस नंबर ब्लॉक नंबर अभी तक कुछ नहीं थे, एड्रेस फाइंड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। अब बहुत जल्दी आप इसको लागू करने वाले हैं, तो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है और कितने एरियो में डिवाइड किया आपने पूरे खोड़ा को? इसमें जो हमने पूरा जो सिस्टम है, आप भी जानते हैं नगर पालिकाओं में टैक्स लगने के उपरांत ही एक प्रॉपर्टी का नंबर स्थायी रूप से जनरेट होता है। तो हमने अभी टैक्स लगा दिया है और उसके बाद जो है हमारी प्रॉपर्टी का एक स्थायी नंबर हमारे पास आ गया है, जिसके आधार पे हमारे द्वारा जो है प्लेटें तैयार करा ली गई हैं, जिसमें हमने प्रॉपर्टी का स्थायी नंबर, मकान नंबर दिया है, गली नंबर दिया है उसको। फिर हमने पूरे जो आपका पूरा खोड़ा क्षेत्र है उसको 10 सेक्टरों में हमने विभाजित किया है। 10 सेक्टरों में विभाजित करके उसी तरह उसको मकान नंबर, गली नंबर और ये सारा जो किया हमने मोहल्ले वाइज किया है, क्योंकि कभी भी आगे चल के कभी भी जो है वार्डों में परिवर्तन हो सकता है। तो हमने जो स्थायी परमानेंट स्ट्रक्चर रहने वाला है, परमानेंट नॉमिनेचर जिसका रहेगा वही हमने उसमें दिया है और ये 15 मार्च से हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, किसान यूपी गेट पर बैठे हैं, अब चूंकि ये पूरा आपका इलाका लगता है तो यहाँ आसपास
लेबर तबका बहुत ज़्यादा रहता है, नौकरियां करने के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में उनकी बड़ी समस्याएं हैं। और चूंकि 3 महीने का वक्त भी बीत गया तो आप लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है कोई समाधान निकलेगा या आप लोग अपनी तरफ से क्या सहयोग किसानों के लिए कर रहे हैं चूंकि आपके एरिया में है वो? दरअसल हमारा और नगर निगम का दोनों का साझा ही प्रयास है। नगर निगम गाजियाबाद भी और हम लोग भी, जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, पानी के टैंकर्स वगैरह हैं, सफाई है, वो सब हम मिलजुल के आपस में कर रहे हैं। हाँ, ये है कि चूँकि बहुत लंबा वक्त इन लोगों को बैठे हुए हो गया है, तो उसके लिए समाधान का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के लेवल पे भी और भारत सरकार के लेवल पे भी डायलॉग के माध्यम से किया जा रहा है। जहाँ तक यहाँ से निकलने वाले लोगों की बात है, तो जो भी अल्टरनेट विकल्प हैं हमारे पास हाईवे के अलावा, उससे हमारी सारे जो लोग हैं ये नौकरी करने जाते हैं। हालांकि भीड़ भाड़ है, रास्तों में बड़ा कंजेक्शन रहता है। आपने देखा भी होगा, जब आप बाईपास जब हाईवे से नीचे जाएंगे तो हमारा सर्विस रोड है, वो थोड़ा नैरो भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ शाम के समय लग जाती है। लेकिन कोशिश यही है कि जो आंदोलन है कि अब ये ख़त्म हो जाए जल्दी, और ख़त्म होने के उपरांत उन सब चीज़ों को जो ख़राब हो गई हैं उन सब चीज़ों को कवर अप करने का हमारा पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये के भड़ाना थे, नगर पालिका परिषद खोड़ा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका साफ तौर पर कहना है अब बहुत ही जल्द लोगों को उनके घर की पहचान मिल जाएगी और इसको खोड़ा को 10 सेक्टरों में डिवाइड किया जाएगा। तो अब आने वाले वक्त में अगर जो लोग खोड़ा आना चाहते हैं तो उनको एड्रेस फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट धनंजय के। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।